नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लव फॉर द स्टोरीज में। आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी सुहाग की साड़ी के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द स्टोरीज। ओके। यह कहना भूल है कि दाम्पत्य सुख के लिए स्त्री पुरुष के स्वभाव में मेल होना आवश्यक है। श्रीमती गौरा और श्रीमान कुंवर रतन सिंह में कोई बात न मिलती थी। गौरा उदार थी, रतन सिंह कौड़ी कौड़ी को दांत से पकड़ते थे। वह हंसमुख थी, रतन सिंह चिंताशील थे। वह कुल मर्यादा पर जान देती थी, रतन सिंह इसे आडंबर समझते थे। उनके सामाजिक व्यवहार और विचार में भी घोर अंतर था। यहाँ उदारता की बाजी रतन सिंह के हाथ में थी, गौरा का सहभोज से आपत्ति थी, विधवा विवाह से घृणा और अछूतों के प्रश्न से विरोध। रतन सिंह इन सभी व्यवस्थाओं के अनुमोदक थे। राजनीतिक विषयों में यह विभिन्नता और भी जटिल थी। गौरा वर्तमान स्थिति को अटल, अमर, अपरिहार्य समझती थी। इसलिए वह नरम गरम, कांग्रेस, स्वराज, होम रूल सभी से विरक्त थी। कहती, ये मुट्ठी भर पढ़े लिखे आदमी क्या बना लेंगे? चने कहीं बाहर फोड़ सकते हैं क्या? रतन सिंह पक्के आशावादी थे। राजनीतिक सभा की पहली पंक्तियों में बैठने वाले, कर्म क्षेत्र में सबसे पहले कदम उठाने वाले, स्वदेश व्रतधारी और वरिष्ठकार के पूरे अनुयायी। इतनी विषमताओं पर भी उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय था। कभी कभी उनमें मतभेद अवश्य हो जाता था, पर वे समीर के वे झोंके थे जो स्थिर जल को हल्की हल्की लहरों से आभूषित कर देते थे। वे प्रचंड झोंके नहीं जिनसे सागर विप्लव क्षेत्र बन जाता था। थोड़ी सी साजिश सारी विषमताओं और मतभेदों का प्रतिकार कर देती है। देश में विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई जा रही थीं। स्वयं सेवकों के जत्थे भिखारियों की भांति द्वारों पर खड़े हो होकर बिलायती कपड़ों की भिक्षा मांगते थे, और ऐसा कदाचित ही कोई द्वार था जहां उन्हें निराश होना पड़ता हो। खद्दर और गाड़े के दिन फिर गए थे। नयन सुख मलमल और तंजीव तनवेद हो गए थे। रतन सिंह ने आकर गौरा से कहा, लाओ अब सभी विदेशी कपड़े संदूक से निकाल दो, दे दूं। अरे तो इसी घड़ी कोई सायत निकली है, फिर कभी दे देना। रतन, वाह, लोग द्वार पर खड़े कोलाहल मचा रहे हैं और तुम कहती हो फिर कभी दे देना। गौरा, तो यह कुंजी लो, निकाल कर दे दो। मगर यह सब है लड़कों का खेल। घर फूंकने से स्वराज्य कभी न मिला है और न मिलेगा। रतन, मैंने कल ही तो इस विषय पर तुमसे घंटों सिरपच्ची की थी और उस समय तुम मुझसे सहमत हो गई थी। आज तुम फिर वही शंकाएं करने लगी। गौरा, मैं तुम्हारे अप्रश्न हो जाने के डर से चुप हो गई थी। रतन, अच्छा, शंकाएं फिर कर लेना। इस समय जो करना है वह करो। गौरा, लेकिन मेरे कपड़े तो न लोगे ना? रतन, सब देने पड़ेंगे। बिलायत का एक भी सूत घर में रखना मेरे प्रण को भंग कर देगा। इतने में राम टहल साहिस ने बाहर से पुकारा, सरकार, लोग जल्दी मचा रहे हैं। कहते हैं अभी कई मोहल्लों का चक्कर लगाना है। कोई गाड़ी का टुकड़ा हो तो मुझे भी मिल जाए। मैंने भी अपने कपड़े दे दिए। केसर मेहरी कपड़ों की एक गठरी लेकर बाहर जाती हुई दिखाई दी। रतन सिंह ने पूछा, क्या तुमने भी अपने कपड़े देने जाती हो? केसर ने लजाते हुए कहा, हाँ सरकार, जब देश छोड़ रहा है तो मैं कैसे पहनूं। रतन सिंह ने गौरा की ओर आदेशपूर्ण नेत्रों से देखा। अब वह विलंब न कर सकी। लज्जा से सिर झुकाए संदूक खोलकर कपड़े निकालने लगी। एक संदूक खाली हो गया तो दूसरा संदूक खोला। सबसे ऊपर एक सुंदर रेशमी सूट रखा हुआ था जो कुंवर साहब ने किसी अंग्रेजी कारखाने में सिलाया था। गौरा ने पूछा, क्या सूट भी निकाल दूं? रतन, हाँ हाँ, इसे किस दिन के लिए रखोगी? गौरा, यदि मैं यह जानती कि इतनी जल्दी हवा बदलेगी तो कभी यह सूट न बनवाने देती। सारे रुपए खून हो गए। रतन सिंह ने कुछ उत्तर न दिया।
तब गौरा ने अपना संदूक खोला और जलन के मारे स्वदेशी विदेशी सारे कपड़े निकाल निकाल कर फेंकने लगी। वह आवेश प्रवाह में आ गई। उनमें कितनी ही बहुमूल्य फैंसी जैकेट साड़ियाँ थीं जिन्हें किसी समय पहनकर वह फूली न समाती थी। बाज बाज साड़ियों के लिए तो रतन सिंह से कई बार तगाजे करने पड़े थे, पर इस समय सबकी सब आंखों में खटक रही थी। रतन सिंह उनके भावों को ताड़ रहे थे। स्वदेशी कपड़ों को निकाला जाना उन्हें अखर रहा था, पर इस समय चुप रहने में ही कुशल समझते थे। इस पर भी दो एक बार वाद विवाद की नौबत आ गई। एक बनारसी साड़ी के लिए तो वह झगड़ बैठे। उसे गौरा के हाथों से छीन लेना चाहा, पर गौरा ने एक न मानी, निकाल ही फेंका। सहसा संदूक में एक केसरिया रंग की तंजेब की साड़ी निकल आई, जिस पर पक्के आंचल और पल्ले टके हुए थे। गौरा ने उसे जल्दी से लेकर अपनी गोद में छुपा लिया। रतन सिंह ने पूछा, कैसी साड़ी है? गौरा ने कहा, कुछ नहीं, तंजेब की साड़ी है, आंचल पक्का है। रतन, तंजेब की है तब तो ज़रूर ही विलायती होगी, उसे अलग क्यों रख लिया? क्या वह बनारसी साड़ियों से अच्छी है? गौरा, अच्छी तो नहीं है, पर मैं इसे न दूंगी। रतन, वाह, विलायती चीज़ों को मैं न रखने दूंगा, लाओ इधर। गौरा, नहीं, मेरी खातिर इसे रहने दो। रतन, तुमने मेरी खातिर से एक भी चीज़ न रखी, क्यों मैं तुम्हारी खातिर करूं? गौरा, पैर पड़ती हूँ, जिद न करो। स्वदेशी साड़ियों में से जो चाहे रख लो, लेकिन इस विलायती चीज़ को मैं न रखने दूंगा। इसी कपड़े की बदौलत हम गुलाम बने, यह गुलामी का दाग मैं अब नहीं रख सकता, लाओ इधर। गौरा, मैं इसे न दूंगी, एक बार नहीं 1000 बार कहती हूँ कि न दूंगी। रतन, मैं इसे लेकर छोड़ूंगा, इस गुलामी के पटके को, इस दासत्व के बंधन को किसी तरह न रखूंगा। गौरा, नाहक जिद करते हो। रतन, आखिर तुमको इससे क्यों इतना प्रेम है? गौरा, तुम तो बाल की खाल निकालने लगते हो। इतने कपड़े थोड़े हैं, एक साड़ी रख ली तो क्या? रतन, तुमने अभी तक इन होलियों का आशय ही नहीं समझा। गौरा, खूब समझती हूँ, सब ढोंग है, 4 दिन का होश ठंडा पड़ जाएगा। रतन, तुम केवल इतना बतला दो कि यह साड़ी तुम्हें क्यों इतनी प्यारी है, तो शायद मैं मान जाऊं। गौरा, यह मेरी सुहाग की साड़ी है। रतन, ज़रा देर सोचकर, तब तो मैं इसे कभी न रखूँगा। मैं विदेशी वस्त्र को यह सुविस्थान नहीं दे सकता। इस पवित्र संस्कार का यह अपवित्र स्मृति चिन्ह घर में नहीं रख सकता। मैं इसे सबसे पहले होली की भेंट करूँगा। लोग इतने हतबुद्धि हो गए थे कि ऐसे शुभ कार्यों में भी विदेशी वस्तुओं का व्यवहार करने में संकोच न करते थे। मैं इसे अवश्य होली में दूंगा। गौरा, कैसा असगुन मुंह से निकालते हो। रतन, ऐसी सुहाग की साड़ी का घर में रखना ही अपसगुन, अमंगल, अनिष्ट और अनर्थ है। गौरा, यूँ चाहे ज़बरदस्ती छीन ले जाओ, पर खुशी से न दूंगी। रतन, तो फिर मैं ज़बरदस्ती ही करूँगा, मजबूरी है। यह कहकर वह लपके कि गौरा के हाथों से साड़ी छीन लूँ। गौरा ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और रतन की ओर कातर नेत्रों से देखकर कहा, तुम्हें मेरे सिर की कसम। केसर मेहरी बोली, बहूजी की इच्छा है तो रहने दीजिए। रतन सिंह के बड़े हुए हाथ रुक गए, मुख मलिन हो गया। उदास होकर बोले, मुझे अपना व्रत तोड़ना पड़ेगा, प्रतिज्ञा पत्र पर झूठे हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। खैर, यही सही। शाम हो गई थी। द्वार पर स्वयं सेवकगण शोर मचा रहे थे। कुंवर साहब जल्दी आइए, श्रीमती जी से भी कह दीजिए, हमारी प्रार्थना स्वीकार करें, बहुत देर हो रही है। उधर रतन सिंह असमंजस में पड़े हुए थे कि प्रतिज्ञा पत्र पर कैसे हस्ताक्षर करूं। विदेशी वस्त्र घर में रख कर स्वदेशी व्रत का पालन क्यों कर होगा। आगे कदम बढ़ा चुका हूँ, पीछे नहीं हट सकता।
लेकिन प्रतिज्ञा का पालन करना अविष्ट भी तो नहीं, केवल उसके आश्रय पर लक्ष्य रहना चाहिए। इस विचार से मुझे प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने का पूरा अधिकार है। प्रिया हट के सामने किसी की भी नहीं चलती। यूँ चाहूँ तो एक ताने से काम निकाल सकता हूँ, पर उससे बहुत दुख होगा। बड़ी भावुक है, उसके भावों का आदर करना मेरा कर्तव्य है। गौरा भी चिंता में डूबी हुई थी। सुहाग की साड़ी सुहाग का चिन्ह है, उसे आग कितने असकुन की बात है। ये कभी कभी बालकों की भांति जिद करने लगते हैं, अपनी धुन में किसी की भी नहीं सुनते, बिगड़ते हैं तो मानो मुंह ही नहीं सीधा होता। लेकिन वे भी बेचारे अब तो अपने सिद्धांतों से मजबूर हैं। झूठ से उन्हें घृणा है। प्रतिज्ञा पत्र पर झूठी स्वीकृति लिखनी पड़ेगी। उनकी आत्मा को बहुत दुख होगा। घोर धर्म संकट में पड़े होंगे। यह भी तो नहीं हो सकता कि सारे शहर में स्वदेश अनुरागियों के सिरमौर बनकर उस प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने से आनाकानी करें। कहीं मुंह दिखाने की जगह न रहेगी। लोग समझेंगे बना हुआ है, पर शकुन की बात चीज़ कैसे दे दूं? इतने में उसने राम टहल साइस को सिर पर कपड़ों का गट्ठर लिए बाहर जाते देखा। केसर मेहरी भी एक गट्ठर सिर पर रखे हुए थी। पीछे रतन सिंह हाथ में प्रतिज्ञा पत्र लिए जा रहे थे। उनके चेहरे पर गिलानी की झलक थी, जैसे कोई सच्चा आदमी झूठी गवाही देने जा रहा हो। गौरा को देखकर उन्होंने आंखें फेर लीं और चाहा कि उसकी निगाह से बचकर निकल जाऊं। गौरा को ऐसा जान पड़ा कि उनकी आंखें डबडबाई हुई हैं। वह राह रोक कर बोली, ज़रा सुनते जाओ रतन, जाने दो, दिख ना करो, लोग बाहर खड़े हैं। उन्होंने चाहा कि पत्र को छुपा लूं, पर गौरा ने उनके हाथ से छीन लिया और उसे गौर से पढ़ा और एक क्षण चिंतामग्न रहने के बाद बोली, वह साड़ी भी लेते जाओ रतन, रहने दो, अब तो मैंने झूठा लिख ही दिया है। गौरा, मैं क्या जानती थी कि तुम ऐसी कड़ी प्रतिज्ञा कर रहे हो। रतन, यह तो मैं तुमसे पहले कह चुका था। गौरा, मेरी भूल थी, क्षमा कर दो और इसे लेते जाओ। रतन, जब तुम इसे ऐसा देना असगुन समझती हो तो रहने दो। तुम्हारी खातिर थोड़ा सा झूठ बोलने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। गौरा, नहीं, लेते जाओ। अमंगल से भय से तुम्हारी आत्मा का हनन नहीं करना चाहती। यह कहकर उसने अपनी सुहाग की साड़ी उठाकर पति के हाथों में रख दी। रतन ने देखा गौरा के चेहरे पर एक रंग आता, एक रंग जाता, जैसे कोई रोगी अंतरस्थ विषम वेदना को दबाने की चेष्टा कर रहा हो। उन्हें अपनी अहृदयता पर लज्जा आई। हाँ, केवल अपने सिद्धांत की रक्षा के लिए, अपनी आत्मा के सम्मान के लिए मैं इस देवी के भावों का वध कर रहा हूँ। यह अत्याचार है। साड़ी गौरा को देकर बोले, तुम इसे रख लो, मैं प्रतिज्ञा पत्र को फाड़े डालता हूँ। गौरा ने दृढ़ता से कहा, तुम न ले जाओगे तो मैं खुद जाकर दे आऊँगी।